हेलो स्टूडेंट, आज अपन अपना 11th क्लास एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आप अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। जो अर्थशास्त्र होता है वो सामाजिक विज्ञान होता है दैट स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटीज यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे जो समाज में लोग रहते हैं वो अपने कैसे सीमित साधनों से अपनी जो असीमित जरूरतें हैं वो कैसे पूरी करते हैं। इसी को हम स्टैटिक्स यानी कि इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं कि हमें कैसे पैसा कमाना है और कैसे पैसा खर्च करना है। हमें अपनी लिमिटेड हमारे पास जो साधन है रिसोर्सेस हैं उनसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल भी है इसका हमारे पास, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम। किस प्रकार से हमारे पास जो सेवाएं हैं और जो माल है उसको हमें बनाना है, हमें लोगों को वितरण करना है और कैसे हमें उसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स। आप सांख्यिकी से क्या समझते हैं? स्टैटिस्टिक्स रेफर टू ए साइंस अंडर विच फैक्ट्स आर कलेक्टेड। स्टैटिक्स जिसमें हम तथ्यों को यानी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। क्लासिफाइड उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एनालाइज्ड उसके ऊपर हम डीपली स्टडी यानी कि रिसर्च वगैरह करते हैं। एंड इंटरप्रेट और उसकी हम व्याख्या करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें जो भी जानकारी देता है वो अमाउंट में देता है, फिगर में देता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेन। अर्थशास्त्र एक कला भी है और विज्ञान भी है। स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट। तो सबसे पहले हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आर्ट्स क्यों मानते हैं? आर्ट मीन्स टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय टेकिंग इंप्रेसिव एंड बेस्ट एक्शंस। आर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को कैसे अपने सबसे बेस्ट तरीके से करना। दिस इज टू बी एन आर्ट, इसलिए हम इसको आर्ट कहते हैं। एंड ब्रांच ऑफ नॉलेज हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स। और इसके हमारी ये जो ब्रांच की हमारी ये जो शाखा होती है, आर्ट इज ए ग्रुप ऑफ एक्शंस व्हिच हेल्प्स टू अटेन डिजायर्ड रिजल्ट। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक कला होती है जिससे हमारे जो लक्ष्य है ना उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट सजेस्ट वेज टू ऑब्टेन द गोल। स्टैटिस्टिक्स को एक कला भी माना जाता है क्योंकि इससे हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के हमारे पास अलग अलग रास्ते होते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ आर्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड सेल्फ रेसिस्टेंस। स्टैटिस्टिक्स को हम कला इसलिए मानते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग आदमी का अलग अलग नजरिया होता है और हम अपने जो आत्मनिर्भर होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के जरिए हर आदमी अपने अपने डिसीजन वगैरह ले सकता है। Statistics provide various ways and means to solve the different problem by collecting, presenting, analyzing and interpreting the data. Statistics के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो समस्या है उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। एनालाइज उसमें हम डीपली स्टडी करेंगे और लास्ट में हम जो हमने डेटा या आंकड़े निकाले हैं उससे हम लोगों को जानकारी वगैरह देंगे। टू यूज द वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स efficiently the user must be like an artist having high caliber and experience। जो भी आदमी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है उसको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कैलिबर उसको काफी तजुर्बा वगैरह होना चाहिए ताकि वो जो लोगों को जानकारी दे रहा है स्टैटिस्टिक्स की वो सही जानकारी दे सके। स्टैटिस्टिक्स को हम विज्ञान भी मानते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम जो विज्ञान मानते हैं उसके कुछ कारण है। सिक्वेंशियल ग्रुप ऑफ नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम जानकारी इकट्ठी करेंगे हम सिक्वेंस में इकट्ठी करेंगे, सीरीज में इकट्ठी करेंगे। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड रूल्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ अपने कुछ नियम होते हैं जो हर जगह लागू होते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है? कारण और परिणाम बताता है कि हमने ये जो डिटेल या फिर हमने जो जानकारी निकाली उसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या परिणाम होगा। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स के जरिए हम लोग भविष्य का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सन 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2010 में इतनी पॉपुलेशन है, 2020 में इतनी है, तो 2030 में इतनी हो जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स के जरिए अपन लोग भविष्य का भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस का अंतर बताइए। तो हमारा पहला पॉइंट है रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक। अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक मेथड या एक टेक्निक होती है।
और अगर हम प्यूरिटी सेंस की बात करें तो रिफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा ऑफ फैक्ट। स्टैटिक्स हमें जो भी जानकारी देता है वो आंकड़ों में, संख्या में, फिगर में, अमाउंट में देता है। दूसरा, सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स एक विज्ञान यानी कि एक साइंस है, जबकि प्यूरिटी सेंस में क्या है, स्टैटिक्स आंकड़ों का संगठन यानी कि जो कलेक्शन ऑफ फिगर्स है। हम जो किसी भी चीज के डेटा निकालते हैं वो हम फिगर में यानी कि अमाउंट में निकालते हैं। तीसरा है यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उनको स्टडी यानी कि डीपली स्टडी की जाती है, और इंटरप्रेटिंग डेटा, हमने जो जानकारी वगैरह निकाली है वो हम लोगों को देंगे। जबकि प्यूरिटी सेंस में यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस। प्यूरिटी सेंस में स्टैटिक्स एक रॉ मटेरियल का काम करता है। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल भी है। सिंगुलर सेंस में मीन, मीडियन और मोड और कोरिलेशन ये सिंगुलर सेंस में आते हैं, जबकि प्यूरिटी सेंस में हमारे सामने हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है या फिर लोगों की जो इनकम है वो हमें बढ़ानी है, मूल्य कितने हैं, मार्क यानी कि निशान वगैरह है, मार्क्स वगैरह, तो ये सब चीजें हम प्यूरिटी सेंस में इसकी स्टडी करते हैं। प्यूरिटी सेंस में मतलब हमारे देश के सामने जो भी समस्या है, जैसे जनसंख्या एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है, तो ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं, प्यूरिटी सेंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ टेबुलेशन। आप टेबुलेशन से क्या समझते हैं? हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डेटा। अगर हम कोई भी जानकारी टेबल बना करके देते हैं, हमने 2 या 3 कॉलम बना लिए और हम उसमें जो जानकारी दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1980 की पॉपुलेशन इतनी थी, नीचे 10 साल के बाद 1990 में हमारी जो जनसंख्या वो इतनी है, सन 2000 में हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो कोई भी जानकारी जब हम टेबल बना के देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डेटा। अगर हम कोई भी जानकारी टेबल बना करके देते हैं तो वो जानकारी सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन ए वेरी अट्रैक्टिव। हमने जो लोगों को जानकारी दी वो काफी आकर्षित भी लगती है, जो टेबल बनाई है उसके जरिए हम लोगों को जो जानकारी देंगे वो उनको आसानी से समझ में भी आती है, और जो टेबल है वो काफी अट्रैक्टिव भी होती है। नेक्स्ट है सेव्स टाइम, समय की भी बचत होती है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैन बी एंटर्ड इन ए टेबल इन मिनिमम स्पेस। स्टैटिक्स में जो भी जानकारी हम टेबल में देते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम से कम जगह में या स्पेस में दे सकते हैं। Hence it save a lot of time while making analysis। तो सामने वाला भी जो टेबल पढ़ करके उसका भी समय की बचत होती है और वो फटाफट उसको स्टडी करके किसी ना किसी निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टैटिक्स में जो भी जानकारी हम टेबल के जरिए देते हैं उससे कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। द डेटा इन ए टेबल बिकम्स वेरी इजी एंड यूजेबल फॉर कैरिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, एक तरफ जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक तरफ हम ईयर लिख देंगे और उनके सामने हम उसकी पॉपुलेशन लिख देंगे, तो अगर हमें कैलकुलेट करना तो हम बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पिक्टोग्राम। आप पिक्टोग्राम से क्या समझते हैं? इन ए पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ इज ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। अगर हम कोई भी जानकारी पब्लिक को नंबर में नहीं बल्कि किसी भी पिक्चर के जरिए देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम कहते हैं। पिक्टोग्राम में हम किसी भी निशान को यानी कि चिन्हों को और जो पिक्चर वगैरह है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी जो मैंने आपको बताया था कि हम एक तरफ पॉपुलेशन लिख देंगे और एक तरफ ईयर लिख देंगे, लेकिन ये जानकारी हम किस में दे रहे हैं, नंबर में। तो हमें पिक्टोग्राम में जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स में नहीं देनी है, हमें पिक्चर में देनी है, हमें एक फिगर में देनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे जो हिंदू धर्म में जो भगवान वगैरह होते हैं उनके अलग अलग चित्र होते हैं। शिव जी भगवान का फोटो अलग होता है, कृष्ण भगवान का फोटो अलग होता है, तो हमारे माइंड में अपने आप ही भगवान का नाम लेते ही जो उनकी तस्वीर है वो अपने मन में बनने लगती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम पब्लिक को पिक्चर्स के थ्रू देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम कहते हैं। इसके कुछ यूजेस भी हैं, यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स। पिक्टोग्राम में हम जो भी जानकारी देंगे वो पिक्चर या सिंबल से निशान में देंगे। पिक्टोग्राम को समझना काफी आसान होता है, इसको पढ़ना काफी आसान होता है। पिक्टोग्राम से समय की भी काफी बचत हो जाती है और तुलना करने में भी काफी आसानी होती है। अगर हमारे पास 2 पिक्चर वगैरह दे रखी हैं तो दोनों पिक्चरों में क्या क्या डिफरेंस है हम आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आप प्राइमरी डेटा की विशेषताएं बताइए। ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा आर न्यूली कलेक्टेड एंड सो दे आर ओरिजिनल। जो प्राइमरी डेटा होता है वो इन्वेस्टिगेटर ने पहली बार उस जानकारी को इकट्ठा किया है, तो ये जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, इस पर हम ट्रस्ट यानी कि विश्वास कर सकते हैं। यूज, दे आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो जानकारी है, जो आंकड़े हमने पहली बार निकाले हैं उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल हम पहली बार किसी भी चीज पर करते हैं। टाइमिंग, प्राइमरी डेटा टेक मोर टाइम फॉर कलेक्शन, क्योंकि हम जो जानकारी निकालते हैं वो हम खुद निकालते हैं, फिर हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो स्वयं खुद निकालता है, तो वो जो जानकारी उस पर हम ट्रस्ट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि उसको इकट्ठा करने में काफी समय लग जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट, प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली, मोर एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने में काफी एफर्ट्स और काफी खर्चा भी होता है। नेक्स्ट है सूटेबल, प्राइमरी डेटा इज रिलायबल। जो प्राइमरी डेटा है वो काफी विश्वसनीय होता है, एंड सूटेबल, वो काफी उपयुक्त भी होता है। एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी डेटा में हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है उसने किसी खास मकसद के लिए जो जानकारी है वो इकट्ठी की होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, हमने उसे किसी कॉलेज में भेजा और हमने उसको बोला जाओ आप वहां पे जाकर के ये निकालो कि कितने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कितने मैथ के स्टूडेंट हैं, कितने बायो के स्टूडेंट हैं, कितने ह्यूमैनिटीज और कितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। तो जो जानकारी हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो लाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो प्राइमरी डेटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आप प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के कितने मेथड होते हैं वो बताइए। तो प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के हमारे 6 मेथड होते हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दैट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली फ्रॉम पर्सन्स हु आर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट किसी आदमी के पास जाकर के उसी आदमी से जिसकी हमें जानकारी चाहिए होती है हम उससे कोई भी पूछताछ कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इस मेथड में क्या होता है, हमें जिस आदमी की जानकारी चाहिए होती है हम उससे नहीं लेते, हम उसकी जानकारी उसके पड़ोसियों से या फिर उसके फ्रेंड सर्कल में जाकर के किसी और से ले सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन दिस मेथड डेटा इज नॉट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, rather it is obtained from those third party who are already have some indirect relationship with that data। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, अगर उसका जॉब लग जाता है तो हमें उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम उसी स्टूडेंट से जाकर के उसके चरित्र के बारे में पता नहीं करेंगे, हम उसके कॉलोनी में जाके उसके जो परिवार में जो लोग रह रहे हैं उसके पड़ोसी हैं और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह उनसे जाकर के हम उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये लड़का पढ़ने में कैसा है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब होता है हम किसी भी जानकारी को टेलीफोन के जरिए भी ले सकते हैं। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स क्वेश्चंस ओवर टेलीफोन कॉल्स और एसएमएस। हमें जिन जिन लोगों से जानकारी चाहिए हम उनको कॉल करके या फिर एसएमएस के जरिए भी हम लोगों से जानकारी वगैरह ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे संवाददाता होता है। जैसे हम टीवी में न्यूज सुनते हैं तो न्यूज सुनते सुनते बीच बीच में क्या होता है, आइए आपको सीधा जम्मू कश्मीर ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर हमारा जो रिपोर्टर रह रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डेंस बोलेंगे। तो हमारा जो करस्पॉन्डेंस है, संवाददाता है, वो हमें पूरे जम्मू कश्मीर की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो दे देगा। और हमारा जो लास्ट है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारा जो मेथड है वो है मेलिंग क्वेश्चनर सर्वेज। मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे का मतलब ये होता है हम एक क्वेश्चनों की लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, लोगों के पास या तो मोबाइल से भेज देंगे और या फिर हम एक सर्वे करवाएंगे। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो घर घर जाएगा और हर घर में जाकर के वो सभी लोगों से सेम क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि जनगणना विभाग वाले होते हैं, वो जाकर के लोगों के पास जाकर के इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें खुद नहीं जाना है। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे लिखा है मेल, हमें सिर्फ मेल करना है बस। हमने 10 लोगों से इंक्वायरी या जानकारी लेनी है, हमने 10 लोगों को एसएमएस के जरिए अपने 10 क्वेश्चन भेज दिए हैं
वो सारे के सारे आदमी 10 क्वेश्चनों की जो भी लिस्ट है वो बना करके उनके जो आंसर है पुटअप करेगा, और वो सारे के सारे 10 आदमी जो हमें जानकारी देंगे उसी को हम कहेंगे मेलिंग क्वेश्चन सर्वेज। क्वेश्चन फिल्ड बाय इनोमिनेटर्स, ये है इन्वेस्टिगेटर। जैसे जनगणना विभाग वाले जाते हैं, वो घर घर जा करके लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, लड़की की शादी हो चुकी है, अगर लड़की की शादी हो चुकी है तो उसकी काउंटिंग हम कहाँ करेंगे, उसके ससुराल में करेंगे, और अगर नहीं हुई तो हम उसके मायके में करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घर घर जाकर के हमारे इन्वेस्टिगेटर हैं वो लोगों से पूछेंगे और सेम क्वेश्चन पूछेंगे। इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन फिल्ड बाय एनुमरेटर्स। और जो जानकारी है वो हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपने पेन से भरेगा, क्योंकि हो सकता है सामने कुछ गांव की जो महिलाएं वगैरह हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो जानकारी हमें लिखित में नहीं दे सकती हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटर सिर्फ उनसे ओरली क्वेश्चन पूछेगा और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो उसको हम भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन। आप एक अच्छे क्वेश्चन की कुछ विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट है इसमें हमारा कवरिंग लेटर। द पर्सन कंडक्टेड द सर्वे मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड मेक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी क्लियर टू इन्फॉर्मेंट्स। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है उसको हमें पहले अवगत कराना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये 10 क्वेश्चन है, आप इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए, यही 10 क्वेश्चन आपको घर घर जाकर के लोगों से पूछने हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। The informant should be more comfortable with a minimum number of questions related to objectives and scope of inquiry. हम जो एक सर्वे करने जा रहे हैं किसी गांव वगैरह में या किसी एक कॉलोनी में, तो हमने जो क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई है पहले उन क्वेश्चनों को हमें खुद समझना होगा, और हमें सामने वाले से जो भी क्वेश्चन पुटअप करने हैं वो कम से कम क्वेश्चन पुटअप करने हैं, ताकि हमारा जो सामने जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमें जानकारी जल्दी से जल्दी दे सके और उसको भी जानकारी देने में काफी सुविधा हो। नेक्स्ट है पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो घर घर जाएगा जानकारी लेने के लिए, तो हमें किसी भी पर्सन से उसकी जो निजी, उसकी जो पर्सनल जानकारी है वो नहीं मांगनी है। सिर्फ हमने जो 10 क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई है, हमें कुछ जो सर्वे करना है बस हम वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है जो घर घर जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस मस्ट बी प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से। यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करना है, जिसपे हम ABCD का टिक वगैरह लगा सकें। हमें ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बनाने चाहिए अपने क्वेश्चन में। कैलकुलेशंस। हम जब क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करें तो हमें ऐसे क्वेश्चन उसमें ना बनाएं जिसमें कैलकुलेशन वगैरह भी करनी पड़ती हो, क्योंकि सामने वाले आदमी जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हो तो वो हमें ठीक से जवाब वगैरह दे सकें। तो हमें जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनसे अवॉइड करना चाहिए। फ्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। सम क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। पहले हम घर जाकर के हमारा जो करस्पोंडेंट है वो जाकर के सामने वालों से कुछ ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। अगर वो क्वेश्चन देने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं 2-4 लोग, तो फिर हो सकता है हम अपने जो क्वेश्चन है ना उनकी लिस्ट बदल दें। तो इसी को हम कहते हैं फ्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर हम टेलीफोन के जरिए किसी से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं तो आप इसके कुछ फायदे वगैरह बताइए। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। इट सेव्स मनी ऑन ट्रेवल, एकोमोडेशन एंड वेन्यू एक्सपेंसेस। अगर हम लोगों से टेलीफोन के जरिए ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे हमारा जो खर्चा है वो काफी हद तक बच जाता है। हमें ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़ती, हमें लोगों के घर घर जाकर के उनसे मिलना नहीं पड़ता है, तो इसमें काफी हमारा खर्चा बच जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें टाइम सेविंग। इसमें काफी समय की भी बचत होती है। इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड क्विकली विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल मीटिंग। हमें सामने वाले से फेस टू फेस यानी कि फिजिकल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें सामने वाले से 10 क्वेश्चन पूछने हैं और वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन हमने टेलीफोन पर या फिर मोबाइल के थ्रू पूछ लिए। नेक्स्ट, इजी टू ऑर्गेनाइज, नो स्पेशल अरेंजमेंट और इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। हमें टेलीफोन वगैरह पर या फिर जो मोबाइल पर हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं।
क्विक रेस्पॉन्स, अगर हम मोबाइल के थ्रू सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुरंत वहां से भी रिप्लाई आ जाता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंट, ये काफी सुविधाजनक है। बोथ इंटरव्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द देयर ओन लोकेशन, दोनों ही इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों ही आराम से अपने ऑफिस में अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं और सामने वाला हमें अपनी पूरी जानकारी दे रहा है। वाइड कवरेज, रेस्पॉन्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कैन बी इंटरव्यूड इजीली, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। अगर हमें सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो उसमें हम पूरे ऑल इंडिया को कवर कर सकते हैं, हमें हर आदमी के पास पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, आज हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।